क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लंबवृत्ताकार शंकु की आकृति के लोहे के पत्थर से एक पात्र तैयार करने में 75.3/7 वर्ग मीटर लोहे के पत्थर लगा है। यदि उसकी तिर्यक ऊंचाई यदि 5 मीटर हो तो पात्र में कितनी वायु है एवं पात्र की ऊंचाई कितनी होगी ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि लंबवृत्ताकार शंकु की आकृति के लोहे के पत्थर से एक पात्र तैयार करने में 75.3/7 वर्ग मीटर लोहे का पत्थर लगा है। एक पात्र बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर किसी पात्र को बनाते हैं तो उस पात्र को ऐसे बनाएंगे ताकि मतलब कि वो काम लायक रहे। अगर एक शंकु बनाई जा रही है, उस शंकु का अगर आधार हम लोग नहीं बनाते हैं तो पात्र है क्या? बिना आधार का वो पात्र बनेगा ढंग का? और साथ ही साथ इसमें यह भी क्वेश्चन कर रहा है कि उस पात्र में कितनी वायु है। तो अगर पात्र का अगर मान ले कि शंकु जो है ना, शंकु जो है उस शंकु का अगर आधार अगर हम लोग नहीं बनाते हैं, आधार नहीं बनाते, अगर उसका आधार अगर खुला हुआ रहे, अगर एक शंकु का पात्र अगर इस तरह का अगर बने तो हम लोग इसमें हवा को हटा सकते हैं क्या? इसमें वायु हट सकती है क्या? नहीं। अगर एक शंकु का पात्र अगर इस तरह का अगर रहे, है ना, तो इसके अंदर वायु आ सकती है। और अगर एक शंकु का पात्र अगर बनाया भी गया है तो शंकु का पात्र जाहिर सी बात अगर बनाया जाएगा तो इसका ऊपर वाला तल भी बनाया जाएगा और नीचे वाला भी तल बनाया जाएगा, तभी वो पात्र कहलाएगा। नहीं तो ये पात्र के लायक रहेगा? अगर इस शंकु का नीचे वाला भाग न रहे तो पात्र के लायक नहीं रहेगा। तो अगर एक शंकु का पात्र अगर बनाया है तो बोल रहा है क्या कि लोहे के पत्थर से, पत्थर किसको बोलते हैं? लोहे का जो मोटा वाला जो भाग होता है ना उसको बोला जाता है लोहे का माने कि सीट, मतलब मोटा सीट। और लोहे का पत्थर मतलब पतले भाग से बनाया गया है, लोहे के पतले सीट से उसको बनाया गया। जिस तरह से पतला सीट ये कागज का है उसी तरह से लोहे के पतले सीट से ये शंकु बनाई गई है। और शंकु को बनाने में 75.3/7 वर्ग मीटर लोहे का पत्थर लगा है। तो अगर इस शंकु के पात्र को अगर बनाया गया तो 75.3/7 वर्ग मीटर जो लोहे का पत्थर लगा है, तो उस पत्थर को बनाने में माने शंकु को बनाने में जो पत्थर लगा है वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ लगा है। तो पत्थर अगर बनेगा शंकु टाइप का तो ये ऊपर वाला भाग बनेगा और साथ ही साथ उस पात्र का नीचे वाला भी भाग बनेगा। मतलब उसके आधार को भी बनाया है और शंकु के वक्र तल को भी बनाया है, मतलब शंकु के संपूर्ण तल को बनाया है। तो कितना वर्ग मीटर पत्थर लगा है? 75.3/7 वर्ग मीटर। तो 75.3/7 वर्ग मीटर जो पत्थर लगा है ना, वो पत्थर शंकु के संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को बता रहा, क्योंकि नीचे वाला तल और ऊपर वाला तल दोनों बनाया है। शंकु का संपूर्ण तल बनाया है, नीचे और ऊपर 2 तल ही शंकु का तल है। तो संपूर्ण तल को बनाने में कितना वर्ग मीटर पत्थर लगा ये बोल दिया है। मतलब शंकु का वक्र तल का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही वर्ग मीटर पत्थर लगेगा। तो एक शंकु के संपूर्ण तल को बनाने में इस शंकु का क्षेत्रफल जितना होगा, इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही इसमें पत्थर लगेगा। अगर शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल अगर 20 वर्ग मीटर है तो हम कहेंगे कि 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल लगेगा, मतलब कि लोहे का पत्थर लगेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि शंकु को बनाने में कितना वर्ग मीटर पत्थर लगा है? तो जो जितना भी वर्ग मीटर पत्थर बता रहा है वो क्या है? शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल है। शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल दोनों मिला करके बता रहा, मतलब शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना ये हमको बता दिया है कि एक शंकु को बनाने में कितना वर्ग मीटर पत्थर लगा है, मतलब शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना ये हमको बता दिया है। तो अब हमको बोल रहा है क्या कि एक शंकु का कितना पत्थर लगा है शंकु के पात्र को बनाने में, शंकु टाइप का जो पात्र उस पात्र को बनाने में कितना वर्ग मीटर पत्थर लगा ये बोल दिया। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम क्या समझेंगे कि वो शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल है। अच्छा, बोल रहा क्या यदि उसकी तिर्यक ऊंचाई 5 मीटर हो तो पात्र में कितनी वायु है एवं पात्र की ऊंचाई कितनी होगी। पूछ रहा पात्र में कितनी वायु है। तो हम पहले भी बताए थे अगर हम लोगों से ये पूछता है कि पात्र में कितनी वायु है तो क्या निकाल देंगे कि हमको पता चल जाएगा। हम लोग क्या ऐसा निकाल देंगे ताकि पता चल जाएगा कि हाँ पात्र में कितनी वायु है। क्षेत्रफल की आयतन, पात्र में कितनी वायु है ये जानने के लिए हम लोग को आयतन निकालना पड़ेगा। तो पहले भी हम बताया कि मेंसुरेशन में अगर कोई सम हमसे पूछता है तो सबसे पहला हमारा फोकस कहाँ जाएगा?
वही जाएगा जो हमसे सम में पूछा है। सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि हमसे सम में हमसे सवाल में पूछा क्या है। तो सवाल में हमसे पूछ रहा क्या, कितनी वायु है, वायु का मतलब आयतन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आयतन कैसे निकाला जाएगा। तो आयतन हमसे पूछा है, तो अब सोचेंगे कि आयतन निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है। तो हाँ होता है आयतन निकालने का फार्मूला 1/3 πr²h, ये है फार्मूला। अब देखेंगे कि इस फार्मूले में आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने का जो फार्मूला है उस फार्मूले में हमको क्या क्या चाहिए। तो हमको चाहिए एक पाई का मान 22/7 होता है, वो हमको पता है। आर मतलब हो गया अर्धव्यास, सवाल में हमको अर्धव्यास मालूम होना चाहिए। और एच मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई भी मालूम होनी चाहिए। तो अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों ही हमको क्या करनी चाहिए, दोनों भी हमको मालूम होनी चाहिए कि शंकु का अर्धव्यास कितना और ऊंचाई कितना है। अगर शंकु का अर्धव्यास और ऊंचाई अगर हमको पता चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं क्या कि आयतन निकालने के लिए जो फार्मूला हमारे सामने है उस फार्मूले में हमको अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों चाहिए। तो अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों जब तक हमको नहीं मिलेगा आयतन नहीं निकलेगा। अब सवाल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमको अर्धव्यास और ऊंचाई अर्धव्यास और ऊंचाई अगर चाहिए तो सवाल में अर्धव्यास और ऊंचाई क्या हमको दिया है। तो सवाल पढ़ लिए, कहीं भी ना तो अर्धव्यास दिया है और ना ही ऊंचाई दिया है। तिर्यक ऊंचाई दे दिया है शंकु के, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम लोगों को दे दिया है। तो ये दे दिया तो इसको लिख दिया, मेंशन कर दिया कि 5 मीटर है, 5 मीटर उसकी तिर्यक ऊंचाई है शंकु की। आई बात समझ में। लेकिन शंकु का अर्धव्यास नहीं पता और ऊंचाई नहीं पता। अगर हमको अर्धव्यास और ऊंचाई पता रहता तो फार्मूले में पुटअप करके आयतन निकाल लेते, लेकिन पता ही नहीं। तो नहीं पता है, सवाल में नहीं दिया, इसका मतलब क्या, सवाल में भूल दे दिया है, देना भूल गया है। नहीं, सवाल में अर्धव्यास और ऊंचाई दिया है, कहीं ना कहीं दिया है, कहीं ना कहीं वो छिपा है। तो जहां छिपा है, जिसमें छिपा है, जिस रूप में छिपा है, वहां से हम लोग को अर्धव्यास और ऊंचाई को निकालना पड़ेगा। तो हम बताए कि जब अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों अगर निकालना है तो देखेंगे कि अर्धव्यास और ऊंचाई को निकालने का कोई फार्मूला होता है कि नहीं होता है। तो अर्धव्यास और ऊंचाई को निकालने के लिए हमारा एकलौता एक ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला हमारा तब यूज होगा। ये वाला फार्मूला एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, एच मतलब ऊंचाई और आर मतलब अर्धव्यास, ये फार्मूला तब यूज होता है ना जब किसी एक राशि का मान निकालना रहता है और दो राशि का मान पता है। तो हमको आर और एच निकालना है, आर और एच निकालना है। तो क्या एक राशि का मान पता हो जाने से आर और एच निकल जाएगा? नहीं, ये फार्मूला कब यूज होता है, जब एक का मान निकाला रहेगा और दो पता हो। अगर हमको एल का मान सिर्फ पता है, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई पता है, तो एच और आर क्या हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। दो राशि का मान कभी इस फार्मूले से नहीं निकल सकता है। अगर दो राशि का मान पता हो, एक राशि का मान निकालना हो तो निकल सकता है, लेकिन दो राशियों का मान इस फार्मूले से नहीं निकल सकता अगर एक राशि पता हो तो इसका मतलब ये फार्मूला फेल हो गया। इस फार्मूले के द्वारा हम लोग अर्धव्यास और ऊंचाई नहीं निकाल सकते। तो अब क्या करेंगे? तो फिर बताए थे कि जब नहीं पता है, अब इसके अलावा आर और एच अर्धव्यास और ऊंचाई को निकालने का, अब इसके अलावा हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो क्या करेंगे? जब फार्मूला हमारे पास नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं या फिर मानते हैं। अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों क्या कर लेंगे? मान लेंगे या फिर डायरेक्ट करते हैं। तो बताए थे कि अगर डायरेक्ट करेंगे तो मानने की जरूरत नहीं है, बिना माने क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनेगा कैसे? तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो देखेंगे कि सवाल में हमको क्या दिया है, तो सवाल में हम लोग वही निकाल के बराबर दिखाएंगे, उसी को फिर से वापस निकालेंगे जिसमें अर्धव्यास और ऊंचाई छिपा होगा। अर्धव्यास और ऊंचाई छिपा होगा, उसी को हम लोग निकालेंगे। तो सवाल में हम लोग पढ़ रहे, सवाल में आपको तिर्यक ऊंचाई और पूरे संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, तिर्यक ऊंचाई और संपूर्ण तल के क्षेत्रफल के अलावा और कुछ नहीं दिया है। तो तिर्यक ऊंचाई में अर्धव्यास और ऊंचाई क्या छिपा हुआ रहता है? तिर्यक ऊंचाई एक अलग राशि है, तिर्यक ऊंचाई एक अलग राशि है, इसमें अर्धव्यास और ऊंचाई कभी छिपा नहीं होगा, ये तो अलग राशि है। तो जो संपूर्ण तल का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण तल के क्षेत्रफल में अर्धव्यास और ऊंचाई हो सकता है कि छिपा हो, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग? सवाल में जो दिया हुआ वही निकालेंगे और निकाल के फिर उसी के बराबर दिखा देंगे, है ना। और सवाल में वही निकालेंगे जिसके अंदर अर्धव्यास और ऊंचाई चाहे जो निकालना हो वो छिपा हो। तो इसमें वक्र तल, संपूर्ण तल के क्षेत्रफल में अर्धव्यास और ऊंचाई हो सकता है कि छिपा हो सकता है। तो हम लोग वही फिर से निकालेंगे, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे और निकाल करके उसी के बराबर दिखा देंगे, तो समीकरण मिल जाएगा। तो समीकरण कैसे बनेगा? तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालेंगे और संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे, 75 × 3/7 के बराबर दिखा देंगे।
तो अब जरूरी बात ये समझना कि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है क्या, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो यह फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो हमको संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मिलेगा। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे, समीकरण मिलेगा, समीकरण मिल जाएगा तो जो चीज चाहिए हमको वो मिल जाएगा। तो यहाँ से जब संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसके अंदर क्या छिपा हुआ है अब ये देखते हैं। आर और एल, इसमें क्या छिपा है, आर और एल। एल का मान हमको पता है 5 मीटर, जब एल के मान को बैठा देंगे तो आर बचेगा और आर का मान निकल जाएगा। मतलब संपूर्ण तल के क्षेत्रफल में हमको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, क्योंकि आर मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास छिपा हुआ है इसमें, अर्धव्यास मिल जाएगा। जब अर्धव्यास मिल जाएगा तो उसके बाद जिसको और जानना हो वो भी हम लोग जान पाएंगे। तो पहले इतना करें तो क्या बोले कि शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हम लोग फिर से निकालेंगे। तो शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। इतना वर्ग मीटर हो जाएगा शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। ये मीटर में कि सेंटीमीटर में? मीटर में। मीटर में है। तो बाई एटीपी हम क्या बोले, ये है हमारा शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। हम क्या बोले, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करने का मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले को ही बराबर दिखाएंगे। डायरेक्ट करने का मतलब ये हुआ। तो ये हो गया शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे, समीकरण बन जाएगा। तो बाई एटीपी पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये जो मेरा वक्र संपूर्ण तल का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल 75.3/7 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर, फिर यहाँ पे आर दिख रहा है, फिर प्लस एल। एल का मान कितना है, 5। एल का मान 5 मतलब त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है। और इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 3 38, 3 फिर 7 × 7 = 49 और 3 52, 528/7। क्लियर हुआ। फिर अब ये हो जाएगा हमारा 22/7। यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इस पद से गुणा कर रहा है। तो 22/r का मान निकालना, तो r को इस तरफ रखेंगे और बाकी सबको भेज देंगे। तो 22/7 पहले उस तरफ जाएगा, तो r इंटू आर प्लस 5 इधर रह गया और 528/7 और ये 22/7 बराबर के उस तरफ जाएगा। तो एक भिन्न बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो उलट जाता है। इधर 22/7 है तो उधर जाके उलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, फिर 11 से कट जाएगा 2 बार में, और 11 × 44, 11 × 8 = 88, फिर 2 से कट जाएगा 24 बार। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो इसको इंटू कर देंगे। तो ये हो जाएगा r से r का इंटू अगर 11² प्लस ये 5 बार, और यहाँ पे बच गया कट के पूरी तरह से 24। अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे सिर्फ r² का फॉर्म ही, अगर सिर्फ और सिर्फ r² का फॉर्म होता तो मान निकल सकता था स्क्वायर रूट निकाल के। सिर्फ अगर r का भी फॉर्म होगा तो भी मान निकल सकता है, लेकिन r² और r दोनों का जब फॉर्म है तो हम लोग मान नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या करेंगे, सभी को एक तरफ लाएंगे और मिडिल टर्म निकालेंगे, और मिडिल टर्म निकालने के बाद हम लोग इसका हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो r² प्लस 5r 24 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो जो 24 इधर है प्लस के फॉर्म में वो इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। बराबर के उस तरफ कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब ये मिडिल टर्म निकल रहा है। क्लास 8 में हम लोग सबको मिडिल टर्म निकालना सीखे हैं। लास्ट वाले संख्या के पास माइनस का साइन है, तो बीच वाला संख्या 5 घट के आएगा और गुणा करके 24 आना चाहिए। तो इस 24 का गुणनखंड इस तरह निकालेंगे ताकि घट के 5 आ जाए और गुणा करने से 24 आए। तो 8 × 3 = 24, चाहे 3 × 8 = 24। देखो 8 से 3 को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और 8 से 3 को गुणा करने से 24 आ जाएगा। तो ये हमारा गुणनखंड r² प्लस r को पहले लिख देंगे, और इस 5 के लिए जो हमारा गुणनखंड आया वो गुणनखंड बैठा देंगे माइनस के रूप में, क्योंकि माइनस करके हमको दिखाना है 5, माइनस करके 5 दिखाना है। तो यह 8 को पहले लिख देंगे, 3 को बाद में लिख देंगे, 8 - 3 फिर -24 बराबर 0। फिर ये r², अब क्या करेंगे, तो इसको हम लोग पूरी तरह से तोड़ देंगे। ये ब्रैकेट टूटेगा तो r इंटू करेगा, तो r से 8 का इंटू होगा तो 8r, प्लस माइनस माइनस r से 3 का इंटू होगा तो 3r, फिर -24 = 0। अब इन दोनों में अलग कॉमन और इन दोनों में अलग कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में जब कॉमन लेंगे तो बचेगा r जाएगा कॉमन। अब जो बच जाता है उसको अलग ब्रैकेट में बैठाते हैं। तो यहाँ r निकल गया कॉमन, तो 2r में से 1r कॉमन निकल जाएगा, तो 1r बचेगा ब्रैकेट के अंदर। फिर यहाँ प्लस बचेगा, फिर r निकल गया तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। अब कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन जाने से पहले साइन कॉमन गया,
प्लस साइन रहेगा तो प्लस कॉमन जाएगा, माइनस साइन रहेगा तो माइनस कॉमन जाएगा, तो माइनस साइन कॉमन गया। फिर 3 और 24 में 3 कॉमन चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आर का फॉर्म है, यहाँ पे आर का फॉर्म नहीं है तो कॉमन नहीं जाएगा आर में से कुछ, सिर्फ 3 कॉमन गया। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, बच जाएगा आर। फिर इस साइन से इस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस माइनस, तो ये वाला साइन यहाँ तभी बैठेगा जब ये साइन इस साइन से इंटू करेगा, तो माइनस माइनस प्लस। फिर 3 से 24 से 3 कॉमन निकलेगा तो 3 और 8 है 24, 8 बचेगा इक्वल टू 0। ये वाला और ये वाला पार्ट सेम हो जाना चाहिए, तो सेम हो ही गया। तो अब देख रहे हैं क्या कि इस पार्ट में r+8 और इस पार्ट में भी r+8 दोनों बच गया, फिर से दोनों कॉमन जा रहा, दोनों में मिल रहा सेम। तो r+8 फिर से मेरा कॉमन चला जाएगा और इसमें से r+8 के निकल जाने से बच गया r, जो बच जाता अलग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो r+8 निकल गया तो यहाँ बच गया r, फिर यहाँ से भी r+8 निकल गया तो बच गया -3, ब्रैकेट क्लोज, कुछ नहीं बचा, इक्वल टू 0 हो गया उस तरफ। गुणनखंड निकल गया, मिडिल टर्म निकाल दिया। मिडिल टर्म निकाल देने के बाद यही से मान निकालते हैं, एक बार इसके इक्वल टू 0 रख करके एक बार इसके इक्वल टू 0 रख करके आर का 2 मान हमारा निकलेगा। उन दोनों मानों में से किसी एक मान को हम कंसीडर करेंगे। तो लिखा जाता है मान निकालने के लिए इधर r+8 इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू निकलेगा तो +8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, और r-3 इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू जब निकलेगा तो -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, r का वैल्यू 3 आया। 2 मान आ गया मेरा, एक r का वैल्यू -8, एक 3। अब दिमाग ये चलाएगा कि इन दोनों में से किस मान को हम लोग कंसीडर करेंगे आंसर के रूप में सम को बनाने के लिए, किस को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो किसको लेकर आगे बढ़ेंगे? 3 को, पॉजिटिव वाले मान को, क्योंकि अर्धव्यास एक लंबाई है और लंबाई कभी नेगेटिव में नहीं होता है, माइनस नहीं होता है। कभी हम लोग नहीं सुने होंगे कि एक जमीन की लंबाई -8 मीटर -4 मीटर, नहीं होता है। तो इन दोनों में माइनस में यह है, तो इसको हम लोग छोड़ करके आर का मान ये जो पॉजिटिव वाला है इसी को हम लोग लेंगे। मतलब हम कहेंगे कि हमको आयतन निकालने के लिए जो अर्धव्यास चाहिए था, यहाँ पे आर और एच जो चाहिए था, तो आर हमको पता चल गया। अब जानना होगा एच, आर मतलब अर्धव्यास हमको पता चल गया कि कितना है। तो यहाँ पे आर बराबर कितना लेंगे? 3 ले लिए, यही वाला मान हम लोग लेंगे। तो आर तो मिल गया, हमको आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए था? आर चाहिए था और एच चाहिए था। आर निकल गया, अब क्या जानना होगा? एच। तो अब समझेंगे कि एच कैसे निकालेंगे। तो फिर से वापस हम लोग चाहे एल निकालना हो या एच निकालना हो या आर निकालना हो, सबसे पहले हम लोग इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हैं। अगर ये निकालने के लिए सही है तो निकाल देंगे, और निकालने के लिए अगर ये सही नहीं है तो कुछ और तरीका अप्लाई करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग किए। 2 राशियों का मान कभी इस फॉर्मूले से नहीं निकल सकता था तो नहीं अप्लाई किए, है ना, नहीं अप्लाई किए। फिर दूसरा तरीका अप्लाई करके आर का मान निकाले। अब देखेंगे वापस कि एच का मान अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं, अप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये फार्मूला कहता है कि अगर किसी एक राशि का मान निकालना है तो ये फार्मूला यूज हो सकता है 2 राशि का मान दिया हो तो हमको अब किसका मान जानना है? एच का। तो एच का अगर मान जानना है तो इस फार्मूले में एच का मान अगर जानना है तो आर और एल पता होना चाहिए। तो अब इस सवाल में हमको एल पता है, एल मतलब क्रिया कुछ है, और आर अभी हम लोग निकाले, तो 2 राशि का मान पता है, एच का मान निकल सकता है। तो अब इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल का मान हो गया 5 उसका स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर का मान हो गया 3 उसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर एच स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब यहाँ से एच का जब मान निकालेंगे तो उधर का संख्या एच का मान निकालेंगे तो 9 बराबर के इस तरफ आएगा, एच अकेला बचेगा उस तरफ, तभी मान निकलेगा। तो 9 इस तरफ आएगा तो इधर प्लस है तो इधर आकर के हो जाएगा माइनस। फिर एच का जब मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तभी एच का मान निकलेगा। स्क्वायर हटता है तो बराबर के उस तरफ का संख्या का वर्गमूल निकलता है। तो 25 से 9 घट गया तो हो गया 16, बराबर के उस तरफ का जो संख्या 16 बचा उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो एच का मान निकल जाएगा। तो एच का मान हो गया 16 का वर्गमूल निकलेगा तो 4, मतलब ऊंचाई मिल गई 4। सवाल में हमसे अर्धव्यास जिक्र नहीं किया कि अर्धव्यास कितना, लेकिन ऊंचाई का जिक्र किया है। इसमें पूछ रहा है कि हवा कितनी आएगी, मतलब आयतन पूछा है, और ऊंचाई कितनी है ये भी पूछा है। दोनों पूछा है कि ऊंचाई कितना है और हवा कितनी आएगी, मतलब आयतन भी पूछा और ऊंचाई भी पूछा। ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई को मेंशन करेंगे यहाँ पे, तो बाद में मेंशन करेंगे, पहले आयतन निकाल दें। तो लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन। तो आयतन जब निकालेंगे तो फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे। ये वाला हम लोग पहले यूज नहीं कर पा रहे थे और आयतन नहीं निकाल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमको आर और एच जो फॉर्मूले के लिए चाहिए था वो नहीं मालूम था। अब मालूम हो गया, आर भी पता चल गया, एच भी पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं।
तो 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/60 इंटू आर। आर मतलब अर्धव्यास। अर्धव्यास हमारा मिला 3, उसका स्क्वायर इंटू एच मतलब ऊंचाई। ऊंचाई हमको मिल गया 6। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 4। कहीं से कट नहीं रहा, 3 से कट जाएगा ये 9 3 बार। अब ऊपर का ऊपर इंटू नीचे का नीचे इंटू, तो ये हो जाएगा हमारा 22 3 66 6 चौका 24, फिर 4 चौका 24 और 2 26, इतना बटे 7। फिर पूर्णांक में बदल देंगे तो हो जाएगा 7 तिया 21 और आएगा 5 4, फिर 7 7 49, 5/7 इतना घन मीटर। ये हो गया आयतन। मतलब उस पात्र में कितनी हवा भरी जा सकती है, तो इतना हवा भरी जा सकती है। और उस पात्र की ऊंचाई कितनी है, तो 4 मीटर है। तो हम लास्ट में आंसर सजा देंगे कि पात्र में, यहाँ पे आंसर सजा देंगे कि पात्र में हवा भरी जा सकती है कितना, तो 37.5/7 घन मीटर एवं पात्र की ऊंचाई बराबर 4 मीटर। ये दोनों का दोनों हो गया हमारा आंसर। पार्ट बोला है कि उस पात्र के चारों तरफ रंग करने में प्रति वर्ग मीटर 2 रुपया 80 पैसे के हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा, ज्ञात करें। उस पात्र के चारों तरफ रंग करने में प्रति वर्ग मीटर 2 रुपया 80 पैसे के हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा, है ना। उस पात्र के चारों तरफ रंग किया जा रहा है, तो पात्र के चारों तरफ रंग करने में कितना खर्च पड़ेगा। तो उस पात्र को चारों तरफ रंग करने का मतलब ऊपर करेगा और नीचे नहीं करेगा, है सब करेगा। मतलब उसके संपूर्ण तल को रंग करने का खर्च पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि संपूर्ण तल को रंग करने का खर्च जब हमसे पूछा है तो जिससे रिलेटेड खर्च पूछता है हम लोग उसी से इंटू कर देते हैं। वक्र तल का खर्च पूछता है तो वक्र तल से गुणा कर देते हैं, वक्र तल के क्षेत्रफल से। और अगर संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का खर्च पूछता है तो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल से गुणा कर देते हैं। किसको, जिस दर से खर्च कर रहा है उसको। तो यहाँ पे चारों तरफ रंग करने का खर्च पूछ रहा मतलब संपूर्ण तल के क्षेत्रफल का खर्च पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण तल के क्षेत्रफल का खर्च निकालेंगे तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। किसको, संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को किस से, जिस दर से गुणा कर, जिस दर से बना रहा है उस दर को। तो यहाँ पे लिखेंगे पात्र को चारों तरफ से रंग करने का खर्च, रंग करने का खर्च निकाल रहे हैं। तो चारों तरफ से रंग करने का खर्च मतलब संपूर्ण तल का खर्च पूछा है, तो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल से अगर गुणा करेंगे तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग 2 रुपया 80 पैसे से इंटू कर देंगे तो खर्च मिल जाएगा। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए। तो सवाल में पढ़ेंगे और देखेंगे संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दिया है कि नहीं दिया है। दिया है 75.3/7 क्या है, वो तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल ही है। तो हमको संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दिया है, हमको निकालना नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्ट इंटू कर देंगे। तो 75.3/7 से 2 रुपया 80 पैसे को हम लोग यहाँ पे गुणा कर दे रहे हैं। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 528/7 इंटू 280/100 कर दिए। मतलब दशमलव बिंदु को हटा दिए और एक के पीछे जीरो लगा दिए। दशमलव के लिए 1 और दशमलव बिंदु के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर ये कट जाएगा हमारा 7 चौक 28। आई बात समझ में। अब पूरा नहीं काटेंगे, क्यों, पूरी तरह से कटेगा ही नहीं। नीचे एक के पीछे जीरो का फॉर्म रहने से ना भाग देने में सुविधा होती है, पूरा कटेगा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर इंटू और नीचे का नीचे। तो ये 8 चौका 32, 4 दूना 8 3 11, फिर 5 चौका 20 1 21, इतना बटे 10 हो गया। अब दशमलव बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मैंने नीचे 10 से भाग दे देंगे। तो 10 से भाग देना बहुत ही आसान है। दशमलव बिंदु आएगा तो 1 के पीछे 1 जीरो, तो दशमलव बिंदु एक स्थान इधर खसक जाएगा। मतलब 2 1 1 और 2 में दशमलव बिंदु यहाँ होता है। एक स्थान इधर खसकने का मतलब कहाँ आके बैठेगा, यहाँ। एक स्थान के बाद बैठेगा मतलब यहाँ। इसके बाद हम जीरो लगा सकते हैं ताकि ये दिखेगा हमको टोटल रुपया और पैसा में कि 211 रुपया 20 पैसा। आई बात समझ में। टोटल कितना खर्च होगा, 211 रुपया 20 पैसा। ये हो गया हमारा इसका दूसरा आंसर। इसको पैसे रुपया में चेंज करना है।